नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक दिन के आराम के बाद भारत जोड़ो यात्रा आज फिर सुबह से शुरू हो गई है। 13 किलोमीटर चलने के बाद यात्रा समुद्र के किनारे नीमकरा में रुकेगी। दोपहर में काजू श्रमिकों, काजू उद्यमियों, ट्रेड यूनियन और आरएसपी तथा फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं के साथ बातचीत होगी। ये जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दी। ये यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इस दौरान यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी तमाम धर्मों के लोगों, बच्चों, महिलाओं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों से मिल रहे हैं और उनको सुन रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी से जरूर मुकाबला कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमें और मजबूत होना होगा। सत्य हिंदी के कार्यक्रम में आशुतोष से बात करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और कांग्रेस की कमियां गिनाते हुए उन पर कैसे काम किया जा रहा है वो भी बताया। जयराम रमेश ने कहा कि हम इस हालत में बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम इतिहास और विरासत के आधार पर बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने माना कि थोड़ी सुस्ती आ गई थी। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन एक हाथी के तरीके से है, बड़ा संगठन है। हाथी धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब हाथी को तेज चलना होता है तो तेज भी चलता है। जयराम रमेश ने आशुतोष की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारे संगठन में नकारात्मकता बढ़ गई थी। हम साइकोलॉजिकल जंग हार गए थे। हमारे ही नेता गलत संदेश पहुंचाते थे। इससे हमें निपटना था। हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा जगाने की जरूरत पड़ी कि ठीक है, हमें लोग छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हम जीत सकते हैं। सत्य हिंदी के कार्यक्रम आशुतोष की बात में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का प्राथमिक मकसद था। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये पद यात्रा जादू की छड़ी नहीं है, ये ईमानदार पदयात्रा है। हम एक ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है कि 5 महीने तक पदयात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को सरकार चलानी आती है, लेकिन विपक्ष में रहना नहीं जानते। हमको जन जागरण आंदोलन बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन अब हम सीख रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी राहुल गांधी कैंपेन करने जाएंगे। जिस दिन वो जाएंगे उस दिन पदयात्रा को विराम दिया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि अध्यक्ष कोई भी बने, राहुल गांधी उसके लिए जीपीएस का काम करेंगे, उसे रास्ता दिखाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, किसी न किसी विवाद से उसे जोड़ा जा रहा है। कोलम में एक सब्जी विक्रेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे धमकाकर जबरन 2000 रुपए का डोनेशन मांगने की कोशिश की। इस तरह का वीडियो बीजेपी नेताओं ने वायरल किया। वहीं केरल कांग्रेस ने उन 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उन्हें फ्रिंज एलिमेंट बताया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के लुटेरे अब सब्जी वाले को लूटने लगे। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टैग करते हुए कड़ा जवाब दिया। सुप्रिया ने अपने ट्वीट में लिखा है, वो गोवा वाले लूट और घोटाले के बारे में कुछ बोलिए ना स्मृति जी, चुप्पी चुभ रही है आपकी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच गए हैं। वहां पहुंचकर पीएम मोदी ने संगठन के नेताओं के साथ एक तस्वीर भी ट्विटर पर साझा की। इस तस्वीर में पीएम मोदी सबसे दाहिने ओर खड़े हैं और पाकिस्तान के पीएम बिल्कुल बाईं ओर। बता दें, समिट में पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति से बातचीत को लेकर शुरू से ही कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी द्वारा इस तस्वीर को ट्वीट की जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस तस्वीर को लेकर कहा, विदेश मंत्रालय और पीएम मोदी की ओर से खराब शो। हमारा मजबूत देश सबसे आखिर में खड़ा है और उसे दूसरी छोर पर खड़े पाकिस्तान के साथ संतुलित किया गया है। मुझे लाल आंख नहीं बल्कि बंद आंख दिखाई दे रही है। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री मोदी को चीन के राष्ट्रपति से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2 टूक बात करने की सलाह दी। स्वामी ने ट्वीट कर कहा, चीनी सेना को भारतीय क्षेत्र से बाहर निकालें, नहीं तो हम उन्हें बाहर खदेड़ देंगे। 56 इंच का सीना दिखाइए या अडानी की सलाह के अनुसार चीन और कतर के सामने आत्मसमर्पण करें। बता दें, कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच इस समिट में द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। फोर्ब्स के अनुसार गौतम अडानी अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। अब दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में एलन मस्क के बाद अब गौतम अडानी है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी ने यह स्थान बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़कर हासिल किया। हालांकि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अभी वो तीसरे स्थान पर है।
फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक आज दोपहर तक अडानी की दौलत में कुल 5.5 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका था। अब वो 155.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अरबपति नंबर 2 हो गए हैं। ईडी दिल्ली की विवादित आबकारी नीति के संबंध में आज शुक्रवार 16 सितंबर को पूरे भारत में 40 स्थानों पर तलाशी ले रही है। ये छापे दिल्ली एनसीआर के अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु और नेल्लोर में मारे गए हैं। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के विवादित शराब नीति को लेकर गुरुवार 15 सितंबर को दूसरा स्टिंग वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें दावा किया गया था कि शराब व्यवसायियों ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया और पार्टी ने गोवा व पंजाब में अपने चुनावों के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। उसके बाद शुक्रवार 16 सितंबर की सुबह से ही देश भर में छापे शुरू हो गए। दिल्ली की शराब नीति को लेकर देश भर में मारे जा रहे छापों के बीच ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से भी इस मामले में पूछताछ का फैसला किया है। सत्येंद्र कथित हवाला आरोपों में पहले से ही 30 मई से जेल में हैं। अभी तक ईडी ने दिल्ली की विवादित आबकारी नीति को लेकर सत्येंद्र जैन से पूछताछ नहीं की थी। उस समय वित्त विभाग सत्येंद्र जैन ही देख रहे थे, इसलिए ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली कोर्ट के जज ने ईडी से कड़े सवाल किए थे। जैन की जमानत याचिका का रिव्यू करते हुए विशेष जज गीतांजलि गोयल ने मामले में अपराध के बारे में पूछा। जज ने एएसजे से पूछा कि इस मामले में अपराध कहां हुआ है, बताएं। क्या 4.61 करोड़ रुपए कथित अपराधी की आय हो सकती है, जबकि सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में 1.46 करोड़ रुपए का उल्लेख किया है। क्या ये पैसा डीए मामले में उस पैसे से अधिक हो सकता है? दरअसल आरोप पत्र में सीबीआई और ईडी ने जिस रकम का जिक्र किया है उनमें काफ़ी बड़ी असमानता है। अदालत ने इसी मुद्दे पर ईडी से सवाल किए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का फीस वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार शुक्रवार की आधी रात को छात्रों ने इसके खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन पिछले 10 दिनों से जारी है। छात्र फीस बढ़ोतरी वापस लेने और स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले छात्र फीस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट फीस में करीब 400% की बढ़ोतरी की है। 8 दिन पहले कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू की थी। गुरुवार को 2 छात्रों मंजीत पटेल और राहुल सरोज की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं यूनिवर्सिटी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार लाए जा रहे बदलावों को देखते हुए फीस बढ़ोतरी समय की जरूरत है, जिसके तहत अधिक टीचरों को काम पर रखा जाना है और नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।